Lesson number 14, review of internal control. ओके, हमारा नया टॉपिक रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ठीक है, इंटरनल कंट्रोल क्या है अब तक हमने पढ़ा और ये बहुत क्लियर है सबको. एंड आई थिंक वापस डिफाइन करने की जरूरत नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिकली इंटरनल कंट्रोल. अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लेसन में हमारे रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल. मतलब जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी ने, मैनेजमेंट ने बनाकर इम्प्लीमेंट कर रखा है थ्रू इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, अब उसकी रिव्यू की बात कर रहे हैं हम इस चीज में, इस चैप्टर में. अब इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने की क्यों जरूरत है, क्यों हम इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करें, मीन्स एज अ मैनेजमेंट व्हाट इज द नीड. ओके, सो दैट देयर इज अ सिंपल आंसर. ठीक है, कंट्रोल तो मैनेजमेंट ने फॉर्मुलेट कर लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया. ठीक है, अब जब तक मैनेजमेंट उस पर्टिकुलरली इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू नहीं करेगी, वापस से नहीं देखेगी, तब तक मैनेजमेंट को ये मैनेजमेंट इस बात के लिए अश्योर नहीं हो सकती है, अपने आप को इंश्योर नहीं कर सकती है कि हाँ द सिस्टम्स रिमेन्स प्रोग्रेसिव. ठीक है, सिस्टम उसी मैनर में प्रोग्रेस कर रहा है जैसे हम चाह रहे थे, मीन्स द सिस्टम इज वर्किंग इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. ये मैनेजमेंट को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैनेजमेंट अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू ना करे. ओके, सो रिव्यू of internal control system is a very important task, and nowadays it is getting a priority a lot, because अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू मैनेजमेंट ने किया तो डेफिनेटली उसको नॉलेज होगा कि उसके एफर्ट्स कहाँ तक इफेक्टिव हैं. राइट, मीन्स जो कंट्रोल्स उसने लगाए हैं, जो कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स उसने इम्प्लीमेंट करे हैं, वो किस लेवल तक इफेक्टिव है, किस लेवल तक इफिशिएंट है, कहाँ पर उसे लगेगा. रिव्यू करने के बाद में ही मैनेजमेंट को पता चलेगा कि कहाँ पर किन कंट्रोल्स के अंदर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. पर्टिकुलरली किस सिस्टम का इंटरनल कंट्रोल काफ़ी वीक है और कहाँ पर सिस्टम को ही हटाकर दूसरा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना होगा. सो इट गिव्स मैनेजमेंट एन ओवरऑल ओपिनियन कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी का किस तरह से फंक्शन कर रहा है. ठीक है, सो द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल हेल्प्स द मैनेजमेंट टू नो दैट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एप्रोप्रिएट and what is the strength of the internal control system, and also if there is any weakness the same shall be pointed out while the review of the internal control system. So is it very clear? Review of internal control क्यों important है? Because it gives an insight to the management. Okay, so it gives insight to the management, right? Okay, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है आपका अप्रोप्रिएट है, ओके, एंड स्ट्रेंथफुल है टू कॉप अप विद ऑल द रिस्क एंड टू मिनिमाइज ऑल द रिस्क, एंड एट द सेम टाइम इट makes management अवेयर. ठीक है, अब किस चीज के लिए मैनेजमेंट को अवेयर करेगा? बेसिकली रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दैट सिस्टम विच इज इन प्लेस. मतलब जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट ने प्लान करके इम्प्लीमेंट करा है इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट आउट कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम व्हाट आर द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, और कहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है. ठीक है, सो मेक्स द मैनेजमेंट अवेयर दैट द सिस्टम इन प्लेस, ठीक है, वो क्या है? मीट्स द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मीट्स द organization's needs
and at the same time where is the need for improvement, right? So it is totally helpful for management to have the internal control system to be reviewed. Okay, now review of internal control system ensures what it ensures, okay, that the system remains efficient, okay, that the system is progressive and the system is working in an effective manner. Okay, so it ensures the progress, or we can say the progressiveness, efficiency and the effectiveness of the इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, तो इतने सारे फायदे हैं कि हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों रिव्यू करवाना है या क्यों रिव्यू करना है. एंड एट द सेम टाइम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू ऑडिटर को भी हेल्पफुल है और ऑडिटी को भी हेल्पफुल है. ऑडिटर को क्यों हेल्पफुल है रिव्यू करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? सो ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर विल बी एबल टू डिसाइड कि बेसिकली मुझे मेरे ऑडिट में कितना डेप्थ मेंटेन करना है, मतलब कितने लेवल ऑफ डेप्थ होना चाहिए मेरे ऑडिट प्रोसीजर का, ऑडिट टेस्ट का वगैरह वगैरह. एंड एट द सेम टाइम ऑडिटी के लिए भी इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर ऑडिटी इंटरनल कंट्रोल को अच्छी तरह से रिव्यू कर पाता है देन ही विल बी एबल टू नो व्हाट आर द वीकनेसेस, कौन से वीक पॉइंट्स है मेरे इंटरनल कंट्रोल के, कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड कहाँ पे मैं पर्टिकुलरली इंटरनल कंट्रोल को और बेटरली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. सो फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग मोर efficiency in effectiveness and progressiveness and to ensure safeguardness of assets, compliance of the respective laws, review of the internal control is very important. Now the objective of the chapter is able to know about what do you mean by the review of internal control, what is the importance of review of internal control, okay, and what are the different functions of the internal controls which are required to be reviewed. Okay, now we have a brief outline of the chapter कि basically हम chapter में कैसे lead करने वाले हैं. When we are talking about the chapter, we have taken a brief introduction. What do you mean by the review of internal control? I think that is very clear to all of you. Now, what is basically the meaning of review of purchase operations? What is the need of review of purchase operations? What are the objectives of review of purchase operations? And what are the various procedural aspects relating to review of the purchase operations. Now after that we will talk about the MIS, that is Management Information System क्या है, उसको रिव्यू करने की क्या ज़रूरत है, इसको रिव्यू करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और फिर क्या वेरियस प्रोसीजरल एस्पेक्ट हैं. तो एक प्रोफॉर्मा डिसाइडेड है कि अगर हम परचेज ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो परचेज ऑपरेशंस क्या होते हैं, रिव्यू ऑफ परचेज ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें माइंड में रखने हैं while reviewing the purchase operations, okay, and then the different procedural aspects related to review of purchase, or we can say different procedural aspects related to review of different functions of internal control, right? Okay, so the first point we will start from review of purchasing operation. What is the need of review of the purchase operations? What are the objectives which you are required to keep in mind while the review of the purchase operations, and what are the procedural aspects to be taken care of while performing the review function. Okay, is it clear? So our first sub point under the review of internal control, that is review of purchasing operation. Review of purchasing operations. Okay,
अब परचेसिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? बेसिकली परचेसिंग ऑपरेशंस आर द ऑपरेशंस विच आर रिलेटेड टू द परचेस ऑफ goods or materials, right? Okay, so purchasing operations are the very important, or we can say most important operations which are being performed in a manufacturing concern. कोई भी manufacturing concern है तो purchasing operation एक major cost को cover करता है किसी भी manufacturing concern का, ठीक है? So it is very important to have an effective internal control system, ठीक है? हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के 50 to 70% कॉस्ट का हिस्सा किसका रहता है? परचेस का रहता है। और अगर उस पर्टिकुलरली परचेसिंग ऑपरेशन से रिलेटेड इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स अगर कंपनी के पास में है तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द कंपनी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ misstatement, right? So review of purchasing operation, why it is important? Because that is very clear, the purchasing operations in a manufacturing concerns are major part of cost, ठीक है? काफ़ी cost incur होती है कंपनीज में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है परचेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to have an effective and efficient internal control system. अब हम बात करें objectives की, review of purchasing operations. Okay, what are the objectives of review of purchasing operations? Need of review हमने बात कर ली. What is the need of review of purchasing operation? That is very clear. Now what are the objectives of review of purchasing operations, ठीक है? Purchasing operations. Okay, clear? So what are the objectives of review of purchasing operations? इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. We will take step by steps. Students are requested, please. ये particularly जो topic है हमारा review of internal controls, इसमें आप step by step जैसे जैसे बोर्ड पे हम लोग पॉइंट्स लिख रहे हैं, पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कीजिए, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स. अगर आप प्रॉपर पॉइंट्स बनाकर नोट्स बनाकर नहीं समझोगे तो ये टॉपिक आपको इजीली समझ में नहीं आएगा. सो प्लीज़ जैसे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और वहीं के वहीं उस पॉइंट को रिमेंबर कर लीजिए अपनी मेमोरी में, ठीक है? सो विल स्टार्ट विथ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिव्यू ऑफ परचेसिंग ऑपरेशंस, राइट? Now the first objectives of review of purchasing operation, basically review हम काय के लिए करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं? To ascertain various things, ठीक है? या to ascertain various matters, ठीक है? Right? To ascertain various issue. Okay. The first point is, I'm only writing the points. Accountability, to ensure accountability. मतलब or we can say responsibility. Okay, when we talk about the review of purchasing operation, the basic aim is that जो internal control purchasing operations को carry on करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाए गए हैं, वो बेसिकली हर पर्सन के, हर एम्प्लॉय के जो परचेसिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है. मीन्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द परचेसिंग ऑपरेशंस डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू परचेसिंग ऑपरेशन, वो देखने के लिए, राइट? दैट इज इंश्योरिंग accountability. The second is segregation of duties, ठीक है? Segregation of duties, ठीक है? इसका मतलब क्या? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो कि परचेसिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है वो प्रोवाइड करता है प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. जितने भी पर्सन है, सपोज करो परचेस ऑर्डर देने वाला अलग पर्सन है, राइट? परचेस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने वाला अलग पर्सन है, परचेस करने वाला अलग पर्सन है, ठीक है? उन पर्टिकुलर गुड्स का डिलीवरी लेने वाला अलग पर्सन है, ठीक है? फिर उनको स्टोर करने वाला अलग पर्सन है. तो हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेटेड हो, मतलब कहीं भी एक पर्सन एक
पर्टिकुलर एम्प्लॉय दो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए, मतलब दो ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए. इट मीन्स देयर शुड बी प्रॉपर और एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अमंग द various employees which are related to the purchase department. Okay, so there should be segregation of duties among the various processes which are related to purchase. Now the third point is about goods and services, right? जो goods कंपनी ने परचेस किए हैं by placing purchase orders, ठीक है, आर एडिक्वेटली रिसीव्ड, राइट. मतलब गुड्स पर्टिकुलरली जो कंपनी ने परचेस किए हैं आर सेम एज पर दी परचेस ऑर्डर, मतलब जो क्वांटिटी में चाहिए थे और जिस क्वालिटी के चाहिए थे वो उसको मिले हैं, है ना. सर्विसेज जो कंपनी ने हायर करी है, परचेस करी है, आर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस एग्रीमेंट या जो टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पे सर्विसेज डिमांड करी थी उसी लेवल की सर्विसेज हमें मिली है. Okay, and it agrees with the requisition, means goods agrees with the requisition, and of course the services agrees with the performance expectation, and all the same time the goods and the services which are received should be adequately documented, right. Okay, so this point covers about the goods and services. The next point which is related to the review of purchasing operations is about ऑफ अ ट्रांजैक्शन. ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो परचेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, रिव्यू करते हुए हमें ये देखना है कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन प्रॉपरली ऑथराइज्ड हो. ठीक है, वो प्रॉपरली ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है वो देखना होगा, मतलब वेरीफाइड हो. ओके, वेदर द ट्रांजैक्शन आर वेरी प्रॉपरली वेरीफाइड बिफोर डिस्बर्समेंट. ओके, तो इसमें देखना होगा वेरिफिकेशन और द ट्रांजैक्शन शुड बी ऑथराइज्ड, मतलब कंसर्न पर्सन से ऑथराइज होने के बाद में ही वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ हो. ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट तो हो गया, प्रॉपर उसका रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए. ठीक है, तो उससे रिलेटेड कंट्रोल को भी देखने का काम क्या है यहाँ पर हमें परफॉर्म करना है. दैट शुड बी रिकॉर्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, that should be proper authorization of that particular transaction, and at the same time verification of the transaction before disbursement of the payment. Okay, is it clear? The next point is about accountability for refunds and credits. Okay, so there should be proper accountability for the refunds and the credit. अगर कुछ refunds और credit बनते हैं तो उसके बारे में उसके लिए proper accountability established होना चाहिए. ठीक है, मीन्स इनका प्रॉपर इफेक्ट देना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग और डूइंग द ट्रांजैक्शन. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम द स्टाफ शुड अंडरस्टैंड किसकी अकाउंटेबिलिटी किस लेवल पे बनती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेवल पे बनती है. ठीक है, सो वेदर अकाउंटेबिलिटी फॉर द रिफंड्स एंड क्रेडिट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी, राइट. Okay, clear? The next point which is regarded objective of review of internal control related to review of purchasing operation is to ascertain whether the procurement practices and procedures, अगर कंपनी की कुछ procurement से related goods को मटेरियल को प्रोक्योर करने से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज या प्रोसीजर्स फॉलो करनी है तो कितने अच्छे से फॉलो करनी है उसका रिव्यू करना, उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू करना. सो प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस हैं या प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जो भी कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं these policies and procedures related to procurement are properly taken care while performing or discharging the purchasing operations. Okay, and at the same time the procurement policies and procedures are adequately documented. Okay, मतलब इन procurement policies का proper documentation होना है. ठीक है, should be in compliance with documentation
should be in compliance with the relevant regulations, compliance with laws और रूल्स इन्फोर्स। अगर मान लो अगर रूल्स हैं कुछ कि आपको अगर प्रोक्योरमेंट करना है स्पेसिफिक मटेरियल का या गुड का, तो आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है एज पर रूल, देन यू आर सपोज टू फॉलो okay those conditions and the transaction are maintained in accordance with the established requirement. Okay, so the procurement policies and procedures should be documented, should be in compliance with the laws and regulation, और procurement से related कुछ documents हैं या records maintain करने हैं अगर, then the same should be maintained. Okay, ये कंपनी को एडिक्वेटली मेंटेन करना है एंड इसी का ही रिव्यू करना है कि हाँ ऐसे अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने थे प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड तो प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है उनको मेंटेन करने का, एंड द सेम शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट. ओके, established requirements, right? So these are the various points should be kept in mind. What are the objectives of review of the internal control over purchase operation? Review of internal control over purchasing operations. Okay, is it clear? And the last point is whether all the accounting records, that is the G point, accounting records are properly maintained, accounting records related to such goods are properly maintained, adequately safeguarded, मतलब कहीं कोई रिस्क तो नहीं है कि accounting records जल जाए या चोरी हो जाए. And the 6th point is regarding safeguarding. Okay, proper safeguarding measures are there for the protection of the such assets which are being purchased by the company. Okay, so safeguarding of the assets, these are the various objectives of the review of the internal control over the purchasing operation. Now we will talk about the different procedures aspects relating to the review of purchasing operations. Objectives के बारे में हमने बात करी कि बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स थे. ये कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेसिकली रिव्यू करने के इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू परचेसिंग ऑपरेशंस. अब हम बात करें व्हाट आर द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू रिव्यू ऑफ परचेसिंग ऑपरेशंस. So the second point is procedural aspects for the purpose of review of purchasing operation. Okay, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे segregation of duties in purchasing operations. First is segregation of duties segregation of duties in purchasing operations. मतलब जो भी कंपनी के परचेसिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस है या परचेसिंग से रिलेटेड प्रोसीजर्स कंपनी फॉलो करती है, तो उन पर्टिकुलर परचेसिंग ऑपरेशंस में जितनी भी एम्प्लॉयज़ की रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं उन ड्यूटीज़ का प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए. मतलब एडिक्वेटली no single person should complete the whole process or transaction of buying the activities. Means there should be proper segregation of duties in the purchasing department. One person should be responsible only for the one activity. Okay, मतलब कोई भी सिंगल पर्सन पूरे ट्रांजैक्शन को पूरी प्रोसेसिंग को कंप्लीट नहीं कर सकता है, और इसके लिए इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव डिफरेंट पर्सन्स टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेस. मतलब कंपनी
कि परचेस को अप्रूव करने वाला पर्सन दूसरा होना चाहिए। सपोज करो कि कोई कॉटन मिल है, राइट। अगर आप कॉटन मिल में कंपनी को कॉटन परचेस करना है, रॉ कॉटन, ताकि वो कॉटन फैब्रिक डिजाइन कर प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके, तो डेफिनेटली किस तरह का कॉटन चाहिए, किस क्वालिटी का कॉटन चाहिए, उसको अप्रूव करने वाला पर्सन दूसरा होना चाहिए। अब ऑर्डर देने के बाद में ऑर्डर को रिसीव करने के लिए दूसरा पर्सन होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर रिसीव करने के बाद में अप्रूव, जो पर्सन इनवॉइसेस को अप्रूव करवाने जाएगा वो पर्सन दूसरा होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हुई सी की बात, ओके। फिर जो पर्सन कंपनी का अप्रूव कर रहा है इनवॉइस को पेमेंट करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए डी फंक्शन के लिए। डी फंक्शन क्या है? रिव्यू एंड रिकंसाइल दी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ओके। एंड जो पर्सन रिव्यू और रिकंसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है should not be responsible for the other function, that is अगर कोई ई फंक्शन है कंपनी के अंदर, जैसे जो बोलता है परफॉर्म इन्वेंट्री काउंट्स, मतलब जो यहाँ पर रिव्यू और रिकंसाइल कर रहा है उसके हाथ में रिव्यू और काउंट का फंक्शन नहीं होना चाहिए। वापस हम लोग लेते हैं, मतलब सपोज करो मिस्टर ए है, इनके पास में केवल अथॉरिटी किसकी है कि ये अप्रूव कर सकते हैं परचेसेस को, ठीक है। सो हिज ड्यूटी इज ओनली टू अप्रूव परचेस, ओके। कि हाँ डिपार्टमेंट को चाहिए तो दे कैन परचेस, मीन्स ये मिस्टर ए हैज द राइट टू अप्रूव द परचेस। अब केवल मिस्टर बी के पास में ही राइट है और मिस्टर बी की ही ड्यूटी है टू रिसीव द ऑर्डर्ड मटेरियल, ठीक है। मिस्टर सी के पास में ही राइट है या मिस्टर सी की ही ड्यूटी है, मिस्टर सी ही इसी चीज के लिए अकाउंटेबल है टू अप्रूव द पेमेंट, ओके, अप्रूव द पेमेंट। अब मिस्टर सी ने तो पेमेंट के लिए अप्रूव कर दिया, पर मिस्टर सी क्या फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते? मिस्टर डी का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। मिस्टर डी क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि वो रिव्यू करते हैं एंड रिकंसाइल करते हैं किसको? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, या इनसे रिलेटेड मटेरियल परचेस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को, राइट। तो इनका फंक्शन ये परफॉर्म नहीं कर सकते, इनका फंक्शन ये बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता है, और ई का फंक्शन वापस ए परफॉर्म नहीं कर सकता, ओके। सो ई का फंक्शन है फिजिकल काउंटिंग करना इन्वेंट्री की, ठीक है। सो फॉर एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, under the purchase operation different duties should be segregated. No single person should be able to execute or perform the single task of purchasing, ठीक है। अगर मान लो segregation of duties proper नहीं हुआ तो क्या है ना, हो सकता है जिस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसने ऑर्डर दे दिया तो गलत मटेरियल मंगा लिया, अब हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है। मीन्स अनऑथराइज्ड और अननेसेसरी परचेसेस हो सकती हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि हम किसी गलत अमाउंट के लिए कंपनी को भी पेमेंट करना पड़ जाए, ठीक है। इम्प्रॉपर चार्जेस टू डिपार्टमेंट बजट, डिपार्टमेंट ने करीब इतने अमाउंट का बजट बनाया था और हमने गलत ऑर्डर दे दिया तो हमें इसके लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, ऑल्दो हमारी क्वालिटी के अंदर, हमारे स्टैंडर्ड के अंदर कोई भी अंतर नहीं आया है। इसके अलावा परचेस ऑफ एक्सेसिव कॉस्टली प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मिस्टर ए के पास में राइट था, सपोज करिए मिस्टर ए के पास में राइट था कि वो ऑर्डर अप्रूव कर सकते हैं और उसकी जगह मिस्टर ई ने ऑर्डर अप्रूव कर दिया, तो अप्रूवल रॉन्ग भी दे सकते हैं मिस्टर ए, तो हम यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, राइट। तो एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए के पास में ही सब ड्यूटीज सेग्रीगेटेड हो, हाथ में कंसंट्रेटेड हो गई, तो मिस्टर ए इन सब फंक्शंस को खुद ही परफॉर्म करेंगे, स्किप करेंगे। हो सकता है वो पर्सनल पर्पस के लिए अपने उस पर्टिकुलर गुड को घर ले जाए और बाद में लाके फिजिकल काउंटिंग ही टाइम मिला दें, राइट। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इन द परचेसिंग ऑपरेशन, राइट।
Second point related to procedural aspects of relating to review of purchasing operation is accountability